नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के समक्ष स्वीकार किया कि पीओके एक विदेशी क्षेत्र है। भारतीय रिजर्व बैंक 2028-29 तक 20 देशों में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाओं का विस्तार करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी राज्यों को मानव तस्करी रोधी नोडल अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत तेलंगाना राज्य के गठन के 10 वर्ष पूरे हुए। लिंक्डइन इंडिया ने विमेन इन लीडरशिप इन कॉर्पोरेट इंडिया रिपोर्ट जारी की। ICRIER ने भारत में फसल कटाई के बाद नुकसान पर पॉलिसी ब्रीफ जारी किया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के समक्ष स्वीकार किया कि पीओके एक विदेशी क्षेत्र है। पाकिस्तान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके एक विदेशी क्षेत्र है और यह पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। खबर की शुरुआत में पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। वर्ष 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। इस क्षेत्र को वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहा जाता है। इसमें नृजातीय और भाषाई रूप से दो अलग अलग क्षेत्र शामिल हैं। ये क्षेत्र हैं मीरपुर मुजफ्फराबाद क्षेत्र और गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र। पीओके भारत के दो केंद्र शासित प्रदेशों यानी जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा है। इस कारण यह भारत का अभिन्न हिस्सा है और ये भारत पाकिस्तान के बीच क्षेत्रीय विवाद का प्रमुख मुद्दा है। खबर में आगे बढ़ते हैं और भारत पाकिस्तान क्षेत्रीय सीमांकन की वर्तमान स्थिति पर एक नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो ये सीमा गुजरात से जम्मू के अखनूर में चिनाब के उत्तरी तट तक विस्तारित है। यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। वहीं नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल LOC एक युद्ध विराम रेखा है। यह जम्मू के कुछ हिस्सों से लेह के कुछ हिस्सों तक विस्तारित है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 एवं 1971 के युद्धों के बाद अस्तित्व में आई थी। इसका निर्धारण शिमला समझौते 1972 में किया गया था। वास्तविक जमीनी स्थिति रेखा यानी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन AGPL सियाचिन क्षेत्र में भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों की वर्तमान तैनाती की स्थिति को स्पष्ट करती है। ये NJ 9842 से उत्तर में इंदिरा कॉल तक विस्तृत है। इसके अलावा सर क्रीक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और भारत व पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा का सीमांकन नहीं किया गया है। खबर के आखिर में इससे संबंधित कुछ अन्य सुर्खियों पर भी एक नजर डालते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों के बीच हस्ताक्षरित लाहौर संधि 1999 का उल्लंघन किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाहौर संधि ने दोनों देशों के बीच लंबित मुद्दों को हल करने के लिए समग्र और एकीकृत वार्ता पर जोर दिया था। हालांकि समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ समय बाद ही पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल जिले में घुसपैठ कर दी थी। इसके कारण 1999 में कारगिल में भारत व पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आज के अगली मुख्य खबर की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI 2028-29 तक 20 देशों में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI सेवाओं का विस्तार करेगा। RBI ने 2023-24 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में UPI के विस्तार की दिशा में आगे बढ़ने का एजेंडा निर्धारित किया है। इसके लिए यह NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी NIPL के साथ मिलकर कार्य करेगा। इसके अलावा RBI ने यूरोपीय संघ एवं SAARC जैसे संगठनों के साथ फास्ट पेमेंट सिस्टम पर सहयोग और बहुपक्षीय लिंकेज की संभावना तलाश करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए सबसे पहले UPI के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने 2016 में लॉन्च किया था। यह कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में जोड़ता है। इसमें कई प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं, आसानी से फंड के लेन देन और मर्चेंट पेमेंट जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। वर्तमान में भूटान, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरिशस जैसे कई देशों में कुछ प्रकार के लेन देन में UPI के उपयोग की अनुमति है। साथ ही UPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की पेमेंट लेयर का एक अभिन्न अंग है। चलिए अब UPI के अंतर्राष्ट्रीयकरण का महत्व समझते हैं। सबसे पहला है विश्व के बाजारों में विस्तार। तेज और आसान सीमा पार भुगतान सेवा भारत एवं अन्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा दे सकती है। दूसरा है अंतर संचालनीयता और मानकीकरण।
यूपीआई को व्यापक स्तर पर अपनाने से विविध देशों में भुगतान प्रणालियों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ावा मिल सकता है। इससे दुनिया भर की वित्तीय प्रौद्योगिकियों के साथ आसानी से एकीकरण सुनिश्चित हो सकता है। और तीसरा है डिजिटल डिप्लोमेसी। तकनीकी सहयोग के माध्यम से विश्व में भारत के प्रभाव और छवि को मजबूती मिलेगी। खबर में आगे बढ़ते हैं और यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीयकरण में आई चुनौतियां जानते हैं। पहली है अलग अलग देशों के नियमों का पालन करना। अलग अलग देशों के विनियामक कानूनों या फ्रेमवर्क का पालन करना जटिल और समय लेने वाला कार्य है। दूसरी है सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी। यूपीआई का इस्तेमाल करने वालों का विश्वास बनाए रखने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय, एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल और डेटा सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता है। अन्य चुनौतियों की बात करें तो सभी जगह भुगतान अवसंरचना एक जैसी नहीं है। इसके अलावा चीन की अलीपे जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करना आसान नहीं है आदि। अंत में यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए किए गए उपाय जान लेते हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी एनआईपीएल, ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसे भारत के बाहर रुपए और यूपीआई के परिचालन के लिए 2020 में स्थापित किया गया था। यूपीआई वन वर्ल्ड यह G20 देशों से आने वाले विदेशी नागरिकों या एनआरआईज को यूपीआई से जुड़ी प्रीपेड भुगतान सुविधा है। G20 के तहत भारत के पहलों की बात करें तो ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी लॉन्च की गई है। ग्लोबल साउथ में डीपीआई को बढ़ावा देने के लिए सोशल इम्पैक्ट फंड गठित किया गया है। बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने सभी राज्यों को मानव तस्करी रोधी एएचटी नोडल अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश दिया। हाल ही में एनएचआरसी ने राजस्थान के कंजर समुदाय के नाबालिग लड़कियों को बेचने, स्टैंप पेपर पर रिकॉर्ड सहित में शामिल लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई सुनिश्चित की है। इसके बाद एनएचआरसी ने राज्यों को मानव तस्करी रोधी एएचटी नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। ये अधिकारी राज्य सचिव या पुलिस महानिरीक्षक के पद के स्तर के होंगे। उन्हें सरकार के साथ समन्वय करने और मानव तस्करी से निपटने के लिए जिला मानव तस्करी रोधी इकाइयों के माध्यम से प्रभावी उपाय करने के अधिकार प्राप्त होंगे। ये इकाइयां डीएसपी रैंक के स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में काम करेंगी। खबर की बेहतर समझ के लिए चलिए सबसे पहले मानव तस्करी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मानव तस्करी लोगों को बलपूर्वक धोखाधड़ी करके या धोखे से फुसलाकर उन्हें कहीं भेजना, स्थानांतरित करना, शरण देना या प्राप्त करना है ताकि अपने लाभ के लिए उनका शोषण किया जा सके। इसकी स्थिति की बात करें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार साल 2022 में भारत में मानव तस्करी के 2250 मामले दर्ज किए गए थे। क्योंकि ये पुलिस राज्य सूची का एक विषय है, इसलिए मानव तस्करी के मामलों को दर्ज करना, उनकी जांच और रोकथाम करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। और संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 39E में राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल न हो। इसी तरह अनुच्छेद 39F में राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। मानव तस्करी के लिए कुछ कारण जिम्मेदार हैं। पहला, आर्थिक कारण, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच की कमी। दूसरा है राजनीतिक कारण, राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं आदि। और तीसरा है सांस्कृतिक प्रथाएं, समाज में महिलाओं और लड़कियों की हीन स्थिति, बाल विवाह आदि। खबर के आखिर में मानव तस्करी के खिलाफ की गई पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने मानव तस्करी, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने, नियंत्रित करने एवं दंडित करने के लिए प्रोटोकॉल को अपनाया था। वहीं भारत में शुरू की गई पहलों की बात करें तो अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम 1956 लागू किया गया है। मानव तस्करी रोधी इकाइयां AHTUs शुरू की गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय निर्भया कोष के तहत सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को हर जिले में AHTUs की स्थापना के लिए धन उपलब्ध कराता है। CRIMAC ये रियल टाइम आधार पर मानव तस्करी के मामलों सहित गंभीर अपराधों के बारे में जानकारी के प्रसार को सुगम बनाता है। और मिशन शक्ति
इसे केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। इसकी शक्ति सदन उपयोजना, संकट की स्थिति, तस्करी सहित वे महिलाओं के लिए एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह उपलब्ध कराती है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत तेलंगाना राज्य के गठन के 10 वर्ष पूरे हुए। तेलंगाना को 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया था। हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य था। 1953 में पोटी श्रीरामुलु की अनशन के दौरान मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। विकास में कथित क्षेत्रीय असमानता को देखते हुए अलग तेलंगाना राज्य के गठन का कदम उठाया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी प्रावधान किया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए स्वतंत्रता के बाद भारत में नए राज्यों के गठन की मांग को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक जानते हैं। पहला है भाषाई कारक। 1953 में केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी SRC का गठन किया था। इस आयोग ने वित्तीय व्यवहार्यता, राष्ट्रीय कल्याण, विकास, भाषा, संस्कृति जैसे कारकों के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की सिफारिश की थी। संसद ने आयोग की सिफारिशों को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के जरिए लागू किया था। दूसरा है विकास में पिछड़ापन। इस आधार पर 2000 में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों तथा 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। अन्य कारकों की बात करें तो उदाहरण के लिए भारत के पूर्वोत्तर भाग में राज्यों का पुनर्गठन निर्जातीयता, संस्कृति और रीति रिवाजों के आधार पर किया गया था। चलिए अब नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्यों के गठन की शक्ति संसद के पास है। संसद कानून बनाकर एक नया राज्य बना सकती है। नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। किसी विधेयक को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को निर्धारित समय के भीतर अपना विचार व्यक्त करने के लिए भेजेगा, जिसके क्षेत्र, सीमा या नाम प्रभावित हो रहे हों। संसद एक साधारण विधेयक पारित करके एक नया राज्य बना सकती है। साधारण विधेयक को संसद में साधारण बहुमत से यानी सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत से पारित किया जाता है। अब रुख करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। लिंक्डइन इंडिया ने विमेन इन लीडरशिप इन कॉर्पोरेट इंडिया रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कॉर्पोरेट जगत में महिला नेतृत्व यानी लीडरशिप भूमिका के स्तर पर लैंगिक विविधता और समावेशन की दिशा में अब तक हुई प्रगति एवं चुनौतियों का उल्लेख किया गया है। खबर की शुरुआत में रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। विश्व बैंक द्वारा 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर निम्न मध्यम आय वाले देशों में 19.2% फर्मों में महिलाएं शीर्ष प्रबंधक पदों पर थीं। इसके विपरीत उच्च आय वाले देशों में यह आंकड़ा 17.3% था। भारतीय स्थिति की बात करें तो विश्व बैंक के अनुसार साल 2022 में फर्मों में वरिष्ठ और मध्यम प्रबंधन पदों पर कार्यरत लोगों में केवल 16% महिलाएं थीं। साल 2013 में कंपनियों के बोर्ड्स में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात 6% था, जो 2022 में बढ़कर 18% तक पहुंच गया था। इस तरह पिछले दशक में बोर्ड्स में महिलाओं के अनुपात में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसे में कंपनियों में लीडरशिप पदों पर महिलाओं की कम संख्या होने की वजहों को भी समझने का प्रयास करते हैं। पहली वजह है मौजूदा विनियामक उपायों को सख्ती से लागू नहीं करना। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कुछ प्रकार की कंपनियों के बोर्ड्स में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति अनिवार्य है। इस नियम का पालन नहीं करने के कारण 2018 और 2023 के दौरान 507 कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया था। दूसरी है लीडरशिप भूमिका के लिए पात्र और अनुभवी महिलाओं की कमी। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कम है। साथ ही पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण महिलाएं बीच में कार्य करना छोड़ देती हैं। इससे प्रबंधन स्तर के पदों के लिए कम महिलाएं उपलब्ध हो पाती हैं या वे इन पदों तक पहुंच नहीं पाती हैं। तीसरी है सोशल कंडीशनिंग। महिलाएं अपने परिवेश, सांस्कृतिक, जेंडर संबंधी भूमिकाओं आदि के कारण नेतृत्व की भूमिकाएं निभाने से बचती हैं। और आखिरी है क्षेत्रवार विसंगतियां।
कई ऐसे कारक होते हैं जिनकी वजह से महिलाओं का प्रतिनिधित्व अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के लिए कार्य दशाएं, यात्रा संबंधी बाध्यता, वेतन में असमानता, काम के घंटों की संख्या और शिफ्ट प्रणाली आदि। कॉर्पोरेट जगत में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने वाली पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। पहले समझते हैं सरकार के नेतृत्व में संचालित पहलों के बारे में। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कुछ प्रकार की कंपनियों के गवर्निंग बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक होनी आवश्यक है और सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यावसायिक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के तहत कार्यबल और नेतृत्व में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर डेटा की मांग की जाती है। खबर के आखिर में उद्योग के नेतृत्व में संचालित पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस SCOPE स्कोप। इस पहल के तहत कॉर्पोरेट नेतृत्वकारी भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी में आ रही कमी को दूर करने के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की गई है। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नेतृत्वकारी पदों पर लैंगिक विविधता सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। निजी क्षेत्र के कॉर्पोरेशंस की तरफ से भी कई पहलें शुरू की गई हैं। इन कॉर्पोरेशंस में एसेंचर, कॉग्निजेंट आदि महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। ICRIER ने भारत में फसल कटाई के बाद नुकसान यानी PHL पर पॉलिसी ब्रीफ जारी किया। पॉलिसी ब्रीफ में फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के तिहरे लाभ यानी ट्रिपल विन का उल्लेख किया गया है। ये तिहरे लाभ हैं आय में वृद्धि से किसानों को लाभ होना, खाद्य सुरक्षा बढ़ना और संसाधनों के कम उपयोग से कृषि खाद्य प्रणालियों में संधारणीयता सुनिश्चित होना। चलिए सबसे पहले पॉलिसी ब्रीफ के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं भारत में खाद्यान्न उत्पादन से, जो 1966-67 में 74.23 मिलियन मीट्रिक टन था, जो 2022-23 में बढ़कर 330.5 मिलियन मीट्रिक टन हो गया था। बागवानी फसलों का उत्पादन 1991-92 में 96.6 मिलियन मीट्रिक टन था, जो 2022-23 में बढ़कर 355.25 मिलियन मीट्रिक टन हो गया था। भारत के अनाज भंडारण क्षमता की बात करें तो 2010 में 108.8 मिलियन मीट्रिक टन अनाज भंडारण की क्षमता थी, जो 2021 में बढ़कर 219.4 मिलियन मीट्रिक टन हो गई थी। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर उत्पादित अनाज का लगभग 30% उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाता है। भारत को अनाज, दलहन और तिलहन के मामले में वैश्विक स्तर की तुलना में फसल कटाई के बाद अधिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। भारत को फसल कटाई के बाद नुकसान की वजह से 2020 से 2022 के दौरान हर साल लगभग 18.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर का नुकसान हुआ था। 2012 से 2022 तक नुकसान में कुछ कमी के बाद भी यह स्थिति है। चलिए अब भारत में फसल कटाई के बाद नुकसान के लिए जिम्मेदार कारण जानते हैं। इनमें से पहला कारण है खेतों में सही रणनीति नहीं अपनाना। किसान कम शिक्षित हैं और उनमें कौशल का भी अभाव है। इसके अलावा मौसम की दशाएं और दोषपूर्ण मशीनरी का उपयोग भी जिम्मेदार है। दूसरा है मार्केटिंग चैनल्स। खुली लॉरी में अनाज भेजने से रास्ते में अनाज का गिरना या निकाल लेना, खराब गुणवत्ता वाली पैकेजिंग, लोहे के हुक का उपयोग, अनुचित तरीके से अनाज भंडारण करना आदि अन्य कारण हैं। नीतिगत स्तर पर कमियों की बात करें तो जूट पैकिंग सामग्री अधिनियम 1987 के तहत अनाज की पैकिंग जूट बैग में करना अनिवार्य किया गया है। जूट की बोरियों में अनाज को कीड़ों और संदूषण से संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। चलिए अब आगे की राह भी समझ लेते हैं। कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS को मजबूत किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रत्यक्ष नकद अंतरण यानी DBT को भी बढ़ावा देने की जरूरत है आदि। अंत में फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। पहली है निजी उद्यमी गारंटी यानी PEG योजना। इसका उद्देश्य निजी भागीदारी के माध्यम से खाद्य भंडारण क्षमता को बढ़ाना है। दूसरी है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसे उत्पादन क्षेत्रों के निकट खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करके बागवानी और गैर बागवानी उपज में फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए आरंभ किया गया है। तीसरी है कृषि अवसंरचना कोष। इसका उद्देश्य फसल कटाई के बाद की प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधा जुटाना है। और आखिरी है राष्ट्रीय सहकारी अनाज भंडारण परियोजना
यह योजना 2023 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में 70 मिलियन टन की भंडारण सुविधाओं की स्थापना करना है। चलिए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हमारा आज का स्थल है इराक। इसकी राजधानी है बगदाद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आक्रमण के बाद 2003 में स्थापित इराक में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन यानी UNAMI यूनामी को समाप्त करने की मंजूरी दी। हालांकि यह मिशन 31 दिसंबर 2025 तक कार्य करता रहेगा। यूनामी की स्थापना इराक अमेरिका संघर्ष के बाद के मानवीय और पुनर्निर्माण प्रयासों के समन्वय तथा इराक में एक प्रतिनिधि सरकार को बहाल करने में मदद करने के लिए की गई थी। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसकी प्रादेशिक सीमाएं उत्तर में तुर्की, पूर्व में ईरान, पश्चिम में सीरिया एवं जॉर्डन तथा दक्षिण में सऊदी अरब और कुवैत स्थित हैं। इसकी समुद्री सीमाएं फारस की खाड़ी से मिलती हैं। इसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इसके प्रमुख पर्वत सिंजर पर्वत, जाग्रोस पर्वत हैं। इसकी प्रमुख नदियां टाइग्रिस, यूफ्रेट्स आदि हैं और इसकी प्रमुख झीलें हब्बानिया, रजाजा या मिल्ह झील हैं। रजाजा या मिल्ह झील मानव निर्मित झील है और इसके सूखने का खतरा विद्यमान है। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। चीन के मानव रहित अंतरिक्ष यान चांगई-6 ने चंद्रमा के अंधकार वाले हिस्से यानी फार साइड पर उतरने में सफलता प्राप्त की है। ये दूसरी बार है जब चीन का यान फार साइड पर उतरा है। अब तक कोई भी अन्य देश चंद्रमा के फार साइड पर अपना कोई अंतरिक्ष यान नहीं उतार सका है। भारत का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के नियर साइड वाले हिस्से में दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। हाल ही में सिप्री ने मल्टीलेटरल पीस ऑपरेशंस इन 2023 डेवलपमेंट्स एंड ट्रेंड्स शीर्षक से विषय आधारित एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में 2023 में बहुपक्षीय शांति अभियानों से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनाइटेड किंगडम से 100 मीट्रिक टन सोना वापस लाकर मुंबई और नागपुर स्थित अपनी तिजोरियों यानी वॉल्ट्स में जमा कर दिया है। वित्त वर्ष 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार आरबीआई के पास कुल 822 मीट्रिक टन तक की गोल्ड होल्डिंग है। इसमें से लगभग 50% गोल्ड देश में ही रखा गया है। एक नए शोध के अनुसार मेसेप्टेरिस ओब्लांसियोलाटा का जीनोम सबसे बड़ा है। मेसेप्टेरिस ओब्लांसियोलाटा फॉर्क फर्न की एक प्रजाति है। जीनोम किसी जीव में उसकी आनुवंशिक जानकारी का पूरा सेट होता है। FSSAI तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने संयुक्त रूप से यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो विकसित किया है। इसे पुराने लोगो इंडिया ऑर्गेनिक और जैविक भारत लोगो की जगह पर लाया गया है। वर्तमान में इंडिया ऑर्गेनिक लोगो का उपयोग राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम NPOP के अनुपालन वाले जैविक उत्पादों पर किया जाता है। वहीं जैविक भारत लोगो का उपयोग FSSAI द्वारा प्रमाणित जैविक उत्पादों पर किया जाता है। एक हालिया अध्ययन ने पुरानी डंप साइट से धीरे धीरे हो रहे मीथेन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए एक संधारणीय अप्रोच प्रस्तुत किया है। इसे बायोकवर नाम दिया गया है। ये एक माइक्रोबियल मीथेन ऑक्सीकरण प्रणाली है। विशेषज्ञों के अनुसार सारस क्रेन के संरक्षण में कृषि जैव विविधता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि जैव विविधता जीवों की विविधता और परिवर्तनशीलता को कहा जाता है। ये अवधारणा पारिस्थितिक क्षेत्रों के भीतर फसलों की खेती और जानवरों के पालन पोषण से जुड़ी हुई है। एक अध्ययन में बताया गया है कि कृषि और शहरीकरण के कारण नदियों एवं नालों में पहुंचने वाली पादप पत्तियों के अपघटन की दर तीव्र हो रही है। पादप अपशिष्ट में सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज ग्लूकोज से बना एक पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड होता है। ये पादप कोशिका भित्ति का प्राथमिक संरचनात्मक घटक होता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।